मित्रों नमस्कार। मैं अशोक पांडे अनहद और एक बार पुनः आपके सम्मुख। आज चर्चा थोड़ा हट के होगी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस यानी गुमनामी बाबा की चर्चा अक्सर मैं आपसे करता हूं, लेकिन आज मैं जिस विषय पर आपसे वार्ता करूंगा वो विषय होगा सैंडर्स वध का। सैंडर्स का वध कैसे किया गया, उसकी चर्चा मैं आपसे करता हूं। हुआ ये कि 30 अक्टूबर 1928 को साइमन कमीशन भारत आया। कमीशन का विरोध व्यापक स्तर पर, पूरे भारत स्तर पर हुआ, जिसमें भयंकर लाठीचार्ज हुआ। लाठीचार्ज में बहुत लोग घायल हुए। विशेष रूप से लाला लाजपत राय जी पर इन्होंने मारक प्रहार किए और उनको बहुत ही गंभीर चोटें आईं। 18-19 दिन बाद 17 नवंबर 1928 को लाला लाजपत राय जी की मृत्यु हो जाती है। उनका अंतिम संस्कार सुनिश्चित होता है। उसमें देश के सभी क्रांतिकारी सम्मिलित होते हैं। वासंती देवी, जो देशबंधु चित्तरंजन दास जी की पत्नी थीं, वही देशबंधु चित्तरंजन दास जी जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के राजनीतिक गुरु भी थे। वासंती देवी, दुर्गा भाभी आदि ने वहीं अंत्येष्टि स्थल पर ही कहा कि लाला लाजपत राय जी की मृत्यु का बदला लिया जाना चाहिए। अंत्येष्टि से लौटकर सभी लोग आए। इधर हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी, जो बाद में जिसका नाम रख दिया गया था कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, जो पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी के द्वारा गठित थी। वर्तमान में उसके सेनापति थे चंद्रशेखर आजाद जी। चंद्रशेखर आजाद जी के सभापतित्व में एक बैठक हुई। भगत सिंह जी ने प्रस्ताव रखा कि लाहौर के पुलिस अधीक्षक स्कॉट की मृत्यु कारित करके लाला लाजपत राय जी की मौत का बदला लेना चाहिए। सभी ने एकमत होकर सहमति व्यक्त की। चंद्रशेखर आजाद जी ने कहा कि निश्चित रूप से एसपी को गोली मारी ही जानी चाहिए। चंद्रशेखर आजाद जी का इस दल में लगभग सभी के बदले हुए नाम थे। भगत सिंह जी को रणजीत कहा जाता था। चंद्रशेखर आजाद जी का नाम बलराज था। आजाद जी ने कहा, मैं स्वयं इस दल में शामिल होऊंगा। मेरे साथ भगत सिंह और राजगुरु होंगे। राजगुरु को इस दल में रघुनाथ कहा जाता था और सुखदेव जी को विलेजर नाम से संबोधित किया जाता था। वो थोड़ा गंवई हिसाब से रहते थे, तो उनको विलेजर उपनाम दिया गया था दल में। जयगोपाल को नियुक्त किया गया कि ये उस पुलिस कार्यालय के गेट के सम्मुख नियुक्त रहकर उसकी गतिविधियों के बारे में हम लोगों को बताएंगे। जो हम तीन लोग हैं, आज़ाद, भगत जी और राजगुरु जी, इनको इशारा करेंगे कि हाँ, अब वो निकल रहा है ऑफिस से। और एक दल और नियुक्त किया गया आज़ाद जी के द्वारा कि मान लीजिए मुठभेड़ में पुलिस ज़्यादा संख्या में आ जाती है और मुठभेड़ की स्थिति बनती है, तो उस स्थिति में पीछे से कवर करेंगे सुखदेव जी यानी विलेजर साहब, विजय कुमार सिन्हा जी और भगवान दास माहौर जी। ये तीन लोग पीछे से कवर अप फायर करने के लिए नियुक्त हुए। किसी अनहोनी की स्थिति में या मुठभेड़ की स्थिति में 3-4 दिन निगरानी की गई। रिहर्सल टाइप का
कह लें। तो निगरानी हुई और 17 दिसंबर 1928 का दिन, यानी 17 नवंबर को मृत्यु हुई थी लाला लाजपत राय जी की। और ठीक एक महीने बाद 17 दिसंबर 1928 ये टुकड़ी जो नियुक्त की गई थी पहुंच गई दफ्तर के सामने, आज फाइनल मैच खेलने के उद्देश्य से। जयगोपाल जी गेट के सम्मुख अपनी एक पुरानी सी साइकिल लेकर नियुक्त हो गए और वो कभी साइकिल खराब होने का बहाना तो कभी चेन चढ़ाने का बहाना, इस तरह से वहाँ जासूसी करते रहे। उधर से एक अधिकारी निकला, उसका एक मुंशी मोटरसाइकिल लिए, बुलेट मोटरसाइकिल लिए उसकी अगवानी में खड़ा था। आया, जयगोपाल जी ने इशारा किया, लेकिन भगत सिंह शायद पहचान गए थे। एक चीज़ और आपको बता दूं कि राजगुरु जी जो थे, ये इनकी और भगत सिंह की बहुत प्रतिद्वंदिता रहती थी। ये राजगुरु जी भगत सिंह से बहुत प्रतिद्वंदिता रखते थे। कहते थे कि मैं तुमसे पहले फांसी पर चढ़ूंगा। देखिए, प्रतिद्वंदिता भी होती थी तो किस तरह की, कहते थे कि भगत मैं तुमसे पहले फांसी पर चढ़ूंगा और तुम एक गोली मारोगे किसी को तो मैं 2 गोली मारूंगा, 4 गोली मारूंगा। और उनका प्रयास रहता था कि भगत जी जो काम करने जा रहे हों वो काम इनको दिया जाए। तो जयगोपाल जी ने इशारा किया। जयगोपाल जी के बारे में आपको बता दूं कि ये बाद में उस लाहौर षड्यंत्र केस उसको बोला जाता है, उसमें सरकारी गवाह भी बन गए थे, यानी जिसको अपनी भाषा में गद्दार कहते हैं। तो बाद में इन्होंने गद्दारी की उसमें। तो उन्होंने उस समय इशारा किया, भगत सिंह ने कहा कि नहीं, ये स्कॉट नहीं है। उन्होंने रुकने का इशारा किया कि गोली ना चलाई जाए। पता नहीं ये कौन है, वो नहीं है जिसके लिए हम लोग आए हैं, स्कॉट नहीं है ये। लेकिन राजगुरु ने समझा कि भगत जी चाह रहे हैं कि वो और थोड़ा आगे बढ़ जाए, मेरी मार की जद में आ जाए, तो मैं गोली चला के उसको मारूं। इस चक्कर में इन्होंने ऑन स्पॉट, आओ न देखा ताओ, गोली चला दी। गोली जाकर उस अधिकारी के सिर में लगी बीचों बीच और वो वहीं ढेर हो गया। जब वो ढेर हो गया तो उनका एक छोटा अधिकारी था, फर्न्स उसका नाम था। उसने बहादुरी दिखानी चाहिए, वो दौड़ा राजगुरु की तरफ और राजगुरु ने उसको दौड़ते हुए अपनी तरफ आते हुए देखा तो उसकी तरफ पिस्तौल तान दी। यद्यपि वो पिस्तौल उनकी चली नहीं, किन्हीं कारणों से चली नहीं, तब तक वो काफ़ी नज़दीक आ चुका था। उठा के पटक दिया जमीन पर। माल रोड था वो, माल रोड बोलते थे लाहौर में जहाँ पे ये हो रहा था ये कांड। तो उठा के पटक दिया जमीन पर और ऐसा पटका कि वो उठ नहीं सका। राजगुरु जी, उसी बीच राजगुरु की नज़र पड़ती है कि भगत सिंह के पिस्टल की मैगजीन फायर करते समय गिर गई थी। तो ये दौड़े दौड़े वो मैगजीन लाने गए। आज़ाद जी देख रहे हैं कि आखिर ये राजगुरु जा कहाँ रहा है। ये वहाँ कहाँ जा रहा है, ऑफिस की तरफ भाग के जा रहा है। तब तक जब नज़दीक आ गए राजगुरु जी उधर से वापस, कहाँ वहाँ चला गया था तू, मरने गया था क्या? तो उन्होंने बताया कि ये भगत जी की मैगजीन रह गई थी। अरे तो मैगजीन रह गई थी तो मैगजीन रह जाने देते, तुम्हारी चले तो वो खाली वाले जो बुलेट हैं उसके कारतूस के, उसको भी तुम ले आते। अच्छा, तब तक ये सब बहुत झटके में काम हो रहा है वो बातें। इसी बीच उस सैंडर्स का एक मुंशी था, हिंदुस्तानी, अपना भारतीय, नाम था चनन सिंह। चनन सिंह चंद्रशेखर आज़ाद की तरफ दौड़ा। चंद्रशेखर ने उसको ललकारा कि नहीं, तुम भारतीय हो, हिंदुस्तानी हो, मेरे भाई हो, तुम इस चक्कर में मत पड़ो। लेकिन वो बहादुर नहीं माना।
जब चंद्रशेखर जी ने देखा कि ये तो मैं जो है मुझे चपेट में ले लेगा, तो उन्होंने उसकी टांग में एक गोली मारी। फिर भी वो थोड़ा सा फड़फड़ाया तो मजबूरन आज़ाद जी को एक गोली चलानी पड़ी, उसके इस खोपड़ी को भेदना पड़ा और वो वहीं ढेर हो गया। चंद्रशेखर जी का इशारा मिलते ही सभी लोग वहाँ से 1 2 3 हो लिए और भागकर अपने कमरे पर आ गए। हाँ, जब इन्होंने राजगुरु ने एक गोली उसको मारी तो उस समय दौड़ के भगत सिंह जी ने 8 गोलियां जड़ी सैंडर्स के शरीर पर। तो कमरे पे आने के बाद राजगुरु ने कहा कि यार रणजीत, मेरी गोली में तो ऐसे ही ढेर हो गया था, वो 8 गोली की तुमको चलाने की क्या जरूरत थी। इस तरह की इन लोगों की आपस में तफरीबाजी भी चला करती थी। तो यहाँ ये लोग आ गए और संयोग की बात कि वो स्कॉट तो नहीं निकला एसपी, लेकिन एडिशनल एसपी सैंडर्स निकला, जिसको इन्होंने मारा था। यद्यपि ये लोग उस समय पहचान नहीं रहे थे कि किस पर हम लोगों ने गोली चला दी। बाद में पता चला कि वो सैंडर्स था और जितना बड़ा दोषी या जितना बड़ा जिम्मेदार वो लाला लाजपत राय जी की मृत्यु का था, उतना ही बराबर का सहभागी दोषी ये सैंडर्स भी था। इसकी भी पूरी तरह संलिप्तता थी उसमें, उस लाठीचार्ज में। इन लोगों को फिर भी ये सुनकर सुकून हुआ कि चलो वो सैंडर्स था, स्कॉट नहीं मरा तो सैंडर्स तो मारा गया। पर्चे लिखे गए हाथ से कि हमने लाला लाजपत राय की मृत्यु का बदला ले लिया। नीचे हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी और सेनापति के रूप में बलराज उपनाम चंद्रशेखर आज़ाद जी, ये रातों रात ये पर्चे लाहौर की गलियों में चिपका दिए गए। पुलिस की छापेमारी बहुत तेज हो गई। अब तो पूरे दल को वहाँ से बच के निकलना था। आज़ाद जी ने इस बात की चिंता की और सबको सुरक्षित निकाला। उन्होंने निर्णय लिया कि दुर्गा भाभी भगत जी की पत्नी की भूमिका निभाएंगी। बेटे शचीन्द्र, जो उस समय लगभग 3 साल के थे, दुर्गा भाभी के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, कभी उनकी चर्चा मैं अलग से करूंगा। महान क्रांतिकारिणी महिला, भगवती चरण बोहरा जी की पत्नी। भगवती चरण बोहरा जी का एक बम बनाने में देहांत हो गया, 3 साल का बच्चा। फिर भी दुर्गा भाभी कभी पीछे नहीं हटी। तो आज़ाद जी ने कहा कि भगत, आपको हुलिया अपना चेंज करना होगा। नाई बुलवाया गया। भगत जी पहले तैयार नहीं हो रहे थे कि दुर्गा भाभी मेरी पत्नी की भूमिका में ये इतनी आदरणीय हैं। तो आज़ाद जी ने समझाया कि ये तो भूमिका ही नहीं, मतलब एक रोल ही तो करना है, कोई वास्तविक में थोड़ी वो आपकी पत्नी बन रही हैं। बहुत सम्मान करते थे सब लोग दुर्गा भाभी का। और चंद्रशेखर आज़ाद जी इस बात के प्रति बहुत ही सख्त थे कि किसी भी महिला को अपनी बहन या माता के रूप में ही देखना है, अन्य किसी रूप में उसकी तरफ नज़र उठा के कोई नहीं देख सकता था। तो नाई बुला के भगत जी का बाल कटवाया गया। वो मूछें बढ़िया बनवाई गई उस तरह से जैसा कि चित्र में देखते हैं। एक गोल हैट की व्यवस्था की गई जो उस चित्र में हम लोग देखते हैं। वो चित्र का परिचय भी यही है कि उस समय का वो चित्र है। लाहौर से कलकत्ता जब दुर्गा भाभी उनकी पत्नी की भूमिका में ट्रेन में बैठकर उन्हें सुरक्षित कलकत्ता लाकर छोड़ी, लाहौर की पुलिस तलाशती रह गई। फर्स्ट क्लास के टिकट की व्यवस्था की गई। भगत जी गोद में
3 साल के सचिंद्र को लिए। दुर्गा भाभी पीछे पीछे, और कंपार्टमेंट में डिब्बे में चढ़ने लगे तो वहाँ पर पुलिस तैनात थी। पुलिस कुछ पूछना चाहती, उससे पहले ही दुर्गा भाभी ने बेटे को उस पुलिस वाले के हाथ में पकड़ा दिया कि 1 मिनट इसको संभालिए ज़रा, मैं डिब्बे में चढ़ जाऊं। और दुर्गा भाभी, भगत जी डिब्बे में चढ़े, दुर्गा भाभी चढ़ के उस बच्चे को पुनः अपनी गोद में लेती हैं। वो कुछ पूछता उससे पहले ही दुर्गा भाभी पीछे मुड़ गई और पुलिस वाला भी चल दिया। इस प्रकार, और राजगुरु जी नौकर की भूमिका में थे। राजगुरु जी इन लोगों के नौकर की भूमिका में वो कानपुर में उतरे या लखनऊ में उतरे, संभवतः कानपुर उनको उतरना था। और दुर्गा भाभी भगत सिंह जी को लेके सकुशल कलकत्ता पहुंच गईं।